नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी एमपी बोर्ड कक्षा 10 का चौथा वाला जो अध्याय है, अध्याय 4 द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। अवधारणाओं के साथ, बारीकी के साथ इनको कैसे अपन लोग करते हैं और कैसे अपन लोग उनके करके अच्छे अंक पेपर में ला सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारा परसेंटेज टिका होता है। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने सही हो जाते हैं एग्जाम में तो बहुत बड़ा सपोर्ट उसमें अपन को मिलता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं इस अध्याय में। चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें जो abc होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो वर्ग समीकरण जिससे अपन निर्धारण होता है, मतलब जैसे ये x पे 2 पावर लिखा हुआ तो इससे निर्धारण इसका वर्ग समीकरण हो रहा है, तो इसके पास का जो गुणांक है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे मुख्यतः बात द्विघात समीकरण में होती है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक नीचे भी दिया गया है। यहाँ पर द्विघात उदाहरण के लिए दिया 3x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये नीचे आता है यहाँ पर कोई भी समीकरण px इक्वल टू 0 जहाँ px एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। सही बात है, अगर कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसको अगर 0 के बराबर रख दिया जाए तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। अगर इसके पदों को घटते क्रम में लिखा गया है पावर के हिसाब से, घात के हिसाब से, तो वो मानक रूप में कहलाता है ना। द्विघात समीकरण जो है मानक रूप में कहलाएगा अगर पदों को घटते क्रम में जमाया गया है तो घातों के हिसाब से, है ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a का मान 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, क्योंकि इसमें पदों को घटते क्रम में लिखा गया। देखो 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर 0 घात वाला। तो इस तरह से जब घटते क्रम में पदों को जमाते हैं पहले द्विघात समीकरण, तो उसे मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर बात आती है कि हम जानते हैं कि यदि वास्तविक संख्या कोई अल्फा है और इस बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, चूँकि बहुपद में तो 0 रहता नहीं है, तो ax² प्लस bx प्लस c का अगर मान लो शून्यक कहलाती है, अगर ये इसकी शून्यक होती है तो यहाँ x के प्लेस पर अल्फा रखकर इसका मान 0 होना चाहिए। यही सिचुएशन सेम समीकरण के साथ होती है। अगर मान लो वास्तविक संख्या जो अल्फा है वो अगर इस समीकरण की मूल है, क्योंकि अपन जानते हैं शून्यक जो होते हैं वो बहुपद के होते हैं और जो मूल होते हैं वो समीकरण में होते हैं। तो ऐसे मान लो ये समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ a का मान 0 नहीं है, का अगर एक मूल है अल्फा तो मूल होगा तो वो भी इसे संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा के x की जगह पे अल्फा रख देंगे तब भी इसका मान 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन में इसका मान 0 आना चाहिए, चाहे शून्यक हो तब भी यही प्रोसेस है, इसका मान 0 आना चाहिए x की जगह पर रखने पर, और चाहे समीकरण हो तब भी x की जगह पर मान रखने पर वो संतुष्ट होना चाहिए, ये कहेंगे। फिर यहाँ पर एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, अतः किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। अगर वो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और अगर वो द्विघात समीकरण है तो अधिक से अधिक उसके 2 मूल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगली बात आती है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक एवं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक ही होते हैं। सही बात है, जब इनका डिजाइन सेम है, केवल 0 रखने से चेंजेस आता है, तो इन दोनों के शून्य, इसके जो शून्य निकाले जाएंगे वो, और इस समीकरण के अगर मूल निकाले जाएंगे तो वो एक ही होंगे। यदि हम ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के 2 रेखिक गुणनखंडों में विभक्त कर सकें ऐसे, तो द्विघात समीकरण के जो प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर प्राप्त हो जाएगा। अगर अपन लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड अपन लोग जो करेंगे और उसको 0 के बराबर जब रखेंगे तो उससे जो मान निकलेंगे x के, वही उसके शून्यक हो जाएंगे। फिर ये बात आती है कि अगर द्विघात समीकरण है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके मूल जो है इस वाले सूत्र से निकाले जाते हैं। इसे इस सूत्र को अपन लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं, है ना।
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्रोणाचार्य का सूत्र भी है एक तरह से। यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसके अंदर रहता है अंडर रूट में, उससे अपन लोग विविध कर कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसके जो मान निकलेंगे, इसके जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, या बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर होती है किससे, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विभक्ति कर रहता है उसके मान पर डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति, कि वो वास्तविक हैं कि नहीं है। तो अगर मान लो विभक्ति का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इसका मान देखने पर ही पता चल जाता है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त आती है विभक्ति के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं ये मूल, अपन देख लेते हैं। चलिए, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो दिया गया है, इसकी अगर मूलों की जानकारी देखी जाए तो इसमें विभक्ति कर निकाला जाता है। जैसे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला गया और इसका मान 0 से बड़ा आया। मान लो कोई समीकरण दिया गया है और उसमें इसका विभक्ति कर का मान निकाला गया और उसका मान 0 से बड़ा आया, मतलब धनात्मक आया, तो उसके मूल निश्चित ही वास्तविक होंगे और वो अलग अलग होंगे, है ना। ऐसे ही अगर मान लो उसका मान निकाला जाए, विभक्ति कर का मान और वो 0 आ जाए, तो मूल उसके वास्तविक तो होंगे लेकिन वो बराबर होंगे। अगर इसका विभक्ति कर का मान निकाला जाए और वो 0 से छोटा आ जाए, मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो निश्चित है उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये शर्त अपन लोग देखकर मूलों की प्रकृति पता कर सकते हैं द्विघात समीकरण। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग सही विकल्प वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। ये तो सब मूलभूत बातें थी जो उस पार्ट से कनेक्टेड हैं। अब अपन लोग ऑब्जेक्ट टाइप वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो समीकरण की विभक्ति कर का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब मूल समान होंगे तो इसके लिए शर्त है विभक्ति कर की मान की, वो 0 होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि विभक्ति कर क्या होगा, तो निश्चित है कि वो 0 होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का होगा 0। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो अपन लोग इसका विभक्ति कर निकालने के बाद ही बता पाएंगे कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए विभक्ति कर निकालते हैं। तो विभक्ति कर में अपन को ए बी सी के मान चाहिए। तो ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पे 1 है और सी का मान माइनस का 1 है, दिख रहा है अपन को। तो यहाँ पे अपन ने बी का मान 1 रख दिया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला अपन लगाएंगे। तो ए का वर्ग माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, जब गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा और 5 0 से बड़ा होता है, अपन लोग जानते हैं, यानी डी का मान 0 से बड़ा आया है। जब 0 से बड़ा मान आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, वास्तविक और भिन्न। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, लिखा है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो किसी द्विघात समीकरण में चर की जो अधिकतम घात होगी, द्विघात ही बोल रहे हैं उसको, द्विघात जब समीकरण बोल ही रहे हैं तो निश्चित उसकी घात 2 होगी। ये अपन जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है द्विघात समीकरण का, और उसकी घात मैक्सिमम 2 होती है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होगा 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा सवाल, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभक्ति कर क्या होगा। तो ये तो विभक्ति कर का मान अपन लोग निकालते हैं तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसलिए डी से नोट करते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये विभक्ति कर का सूत्र होता है ना। तो कन्फर्मली आप याद कर लें इसको, क्योंकि ये थोड़े बहुत अंतर से ही आते हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट टाइप रहते हैं। तो कन्फर्म वाला जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसे याद कर लें ठीक से, है ना। पांचवा जो प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो ये अपन को चेक करना पड़ेगा, और वो चेक कैसे होगा, वो आपका विभक्ति कर से ही चेक होगा, उसी से पता चलेगा कि किसके मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पे अपन लोग ये पहले सवाल को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ए का मान 1 है, बी का मान 9 है और ये सी का मान 4 है। तो ये 9 9 81 हो जाएंगे, और 81 में से ये 4 चौके 16 कम हो जाएंगे। तो 81 में से 9 9 81, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे तो 81 में जब 16 जाएंगे तो ये धन के 65 बचेंगे यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तभी मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होने के लिए शर्त कौन सी है, ए नंबर का जो है वो सही है। तो इसके मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे। छठवां प्रश्न आता है यहाँ पर, द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अब इसके मूल कौन से होंगे, तो इसके लिए मूल के लिए अपन जानते हैं यहाँ पे कि जो शुरू वाला मल्टीपल होता है और लास्ट वाला जो मल्टीपल होता है उसका गुणा करते हैं, 6 दूनी 12। तो गुणा 12 होना चाहिए और योग 7 होना चाहिए। अपन को ऐसी दो संख्याएं देखनी है, गुणा करने पर 12 आए और उसका योग करने पर 7 आए। तो 4 तिया 12, तो बीच वाला पद 4 और 3 में टूट जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ तोड़ा है, देखिए 7 को अपन ने 4 और 3 में तोड़ लिया है। फिर ये दोनों का पेयर बनाकर इसमें से कॉमन आएगा 2x, इसमें से कॉमन आएगा 3, x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया,
तो x माइनस 2 बाहर निकाल लिया तो 2x माइनस 3 बचा। अब इसको पार्टिकुलर अलग अलग 0 के बराबर जब रखेंगे तो पहले वाले से ऑप्टेंड होगा 3/2 और दूसरे वाले से ऑप्टेंड होगा 2, तो 3/2 और 2 ये आना चाहिए। तो ये पहला वाला जो आंसर इसका सही है 3/2, 2 ये इसके मूल आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो वर्ग समीकरण की शर्त होती है कि उसमें 2 घात वाला x पर 2 घात वाला पद होना चाहिए। सबसे बड़ा पद x पे 2 घात वाला होना चाहिए। तो वर्ग का समीकरण तो अपन देख सकते हैं, सभी को देख सकते हैं ध्यान से। अगर इसको अपन लोग खोलें तो उसमें एक x² वाला पद आएगा और x² वाला पद x² वाले पद से कट जाएगा, तो फिर स्क्वायर वाला पद नहीं आएगा उसमें। इसका मतलब ये वाला ही वर्ग समीकरण नहीं है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा कि यदि 1/3 वर्ग समीकरण का एक मूल है और अपन जानते हैं कि जब वो किसी वर्ग समीकरण का कोई मूल होता है तो वो मूल उसे संतुष्ट करता है डेफिनेटली। तो 1/3 अपन लोग x के प्लेस पर रखेंगे और इसे हल करेंगे तो k का मान ऑप्टेंड यहाँ पे अपने पास हो जाएगा। 1/3 यहाँ पे x के प्लेस पर रखेंगे, हल करेंगे तो k का मान आपका 14/3 यहाँ पे आएगा, इस तरह से, है ना। तो ये बी वाला 8वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, 14/3। फिर ये 9वां प्रश्न आता है यहाँ पर कि के किस मान के लिए वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे? तो x² + 2kx + k = 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। तो अपन इसको जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो इसका विभक्तिकर का मान 0 होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होती है। तो इसका विभक्तिकर अपन लोगों ने 0 के बराबर रखा, जैसे अपन देख पा रहे हैं b² - 4ac तो 2k² - k 4ac, a का मान 1 है और ये k, तो यहाँ k का मान यहाँ पे 2 आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा k का मान और एक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मूल बराबर होने के लिए 0 और 1 यहाँ k के मान होने चाहिए, है ना। 9वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है। फिर 10वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान क्या होगा? तो निश्चित है कि a का मान, b का मान, c का मान ये अपन लोग इसमें देख लेंगे। और जो विभक्तिकर का सूत्र होता है b² - 4ac, उसमें अपन जब इन मानों को रखेंगे तो यहाँ 10 पे घात 2 आएगा यानी कि 100 हो जाएगा और ये 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये √2 मिलकर हो जाएंगे 2 यानी कि 36 दूनी 72। तो 72 जब घटेंगे इसमें से तो 28 आएगा, तो यहाँ 28 विभक्तिकर का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर, 10वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 28। अब यहाँ पे बात आती है 11वें प्रश्न में की बात आती है। यहाँ पे 11वां प्रश्न में देखते हैं, लेगा द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल होने के लिए निश्चित है कि आगे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मूल चेक करना है। मूल होंगे, कैसे मूल होंगे? तो निश्चित बात है कि अपन लोग इसका विभक्तिकर निकालेंगे और वो सूत्र होता है b² - 4ac। तो abc के मान इस समीकरण से अपन लोग ऑप्टेंड करके b² - 4ac वाले फार्मूले में रखेंगे तो ये 36 - 24 आएगा और ये घटकर 12 आएगा और 12 0 से बड़ा होता है, यानी विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा आया है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, वास्तविक। ठीक है दोस्तों, अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो निश्चित बात है कि जितनी घात का समीकरण होता है उतने ही मूल उसके निकलते हैं। तो द्विघात समीकरण है तो 2 घात वाला समीकरण है, इसका मतलब उसके मूल भी 2 ही होंगे। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा। तो 13वां जो प्रश्न आता है उसमें लिखा है x - 1 का स्क्वायर = 0 के हल क्या होंगे? तो अपन देख रहे हैं कि x - 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब x - 1 2 फैक्टर इसमें मौजूद है। तो जब बारी बारी से अपन लोग इनको x - 1 = 0, x - 1 = 0 2 बार रखेंगे इस तरह से अलग अलग, तो दोनों से 1 1 ऑप्टेंड होगा, यानी कि इसके 1 1 ऑप्शन आएंगे, है ना, दोनों हल इसके 1 1 होंगे। तो ये 13वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 1 1। ओके, 14वां प्रश्न अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लिखा है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो जब भी मूलों की प्रकृति पता करना होता है तो निश्चित है उसका अपन को विभक्तिकर निकालना होता है। तो विभक्तिकर का जो फार्मूला होता है वो abc के मानों पर डिपेंड करता है। तो a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान यहाँ पर इनके 7 है और c का मान इनके 60 है। तो अपन सूत्र लगाएंगे b² - 4ac, उसमें मान रख देंगे, हल करेंगे तो ये मान 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब जब विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। तो 14वें वाले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, वास्तविक। 15वां प्रश्न देखते हैं। इसमें इसके मूल बताना है इस समीकरण के x² + 5x + 0। तो अपन देख रहे हैं इसके जब मूल निकाले जाएंगे, सिंपल सी बात है इसमें कि पदों की संख्या कम है, तो जब अपन लोग इसमें x का कॉमन लेंगे तो x + 5 आएगा। जब इसे बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान एक 0 आ जाएगा और x का मान एक -5 आ जाएगा। तो 0 - 5 ये इसके समीकरण के मूल होंगे। तो 15वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 0 - 5।
16 प्रश्न जो है उसमें अपन देख पा रहे हैं कि 16 प्रश्न में यहाँ पर जब वर्ग समीकरण के मूल समान होते हैं तो अपन जानते हैं जब वर्ग समीकरण के मूल समान होते हैं तो विभक्त कर का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है ना, ये पता है अपन को। जब ये 0 के बराबर होगा तो बी स्क्वायर का मान क्या बनेगा 4ac, यानी कि इसमें कौन सा है, इसमें ये है डी नंबर का। 16 प्रश्न का जो उत्तर है वो डी नंबर का है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा इससे, है ना, ऑप्शन करेंगे। अब आते हैं खाली स्थान, जिसे अपन लोग रिक्त स्थान भी कहते हैं, ये कैसे भरेंगे, ये भी इस पार्ट के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके हिसाब से अपन लोग उनको देखेंगे क्या भरा होगा इसमें। तो पहला वाला जो खाली स्थान है वो देख लेते हैं कि एक समीकरण px = 0 अगर दिया गया है और वो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है px, है ना, तो px जहाँ घात 2 का बहुपद हो तो ये जो px = 0 होगा ये क्या होगा, जब द्विघात बहुपद को अपन 0 के बराबर रखते हैं तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है, तो यहाँ पे द्विघात भरा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। सही बात है, द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल होंगे, है ना, जितने घात का समीकरण रहता है उतने ही उसके मूल होते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 भरा होगा। तीसरा वाला प्रश्न है कि समीकरण x - 3 x + 1 = 0 के मूल कितने होंगे। तो अपन देख रहे हैं कि पहले वाले से x का मान 3 आएगा और दूसरे वाले फैक्टर से x का मान ऋण 4 आएगा, तो यहाँ पे इसके जो मूल होंगे वो 3 और ऋण 4 होंगे, तो यहाँ पे 3, ऋण 4 अपन लोग भरेंगे इस जगह पे, है ना। चौथा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्ति कर का मान 0 होगा। सही बात है, जब मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं तो विभक्ति कर का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 भरा होगा, 0 भरा होगा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्त कर का सूत्र, है ना। तो अपन जानते हैं विभक्त कर का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac, तो d बराबर b² - 4ac ये इसका विभक्त कर का सूत्र है। छठा प्रश्न देख लेते हैं, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनाया है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया है, तो यहाँ पर श्रीधराचार्य गणितज्ञ का नाम श्रीधराचार्य आएगा, है ना। द्विघात समीकरण का विभक्त कर ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, है ना, ऋणात्मक मतलब 0 से कम, तो विभक्ति कर का मान 0 से कम होता है यानी ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते, तो यहाँ पे वास्तविक नहीं भरना होगा। आठवां प्रश्न आता है यहाँ पे कि वर्ग समीकरण के मूल, तो यहाँ पे वर्ग समीकरण जो दिया है वो फैक्टर वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से अपन 0 के बराबर रख देंगे, तो इन दोनों एक पहले वाले से मान 1 आ जाएगा और दूसरे वाले से मान ऋण 1 आ जाएगा, तो 1 ऋण 1 इसके मूल होंगे, है ना दोस्तों। नवा प्रश्न देख लेते हैं कि यदि px एक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात बहुपद है px, तो उसे 0 के बराबर रखने पर क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे अपन लोग इस जगह पे या तो द्विघात समीकरण जब द्विघात बहुपद है तो इसके अकॉर्डिंग ही नाम इसका नोट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वो द्विघात समीकरण बनेगा, तो यहाँ द्विघात समीकरण अपन लोग कर सकते हैं, वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण ज़्यादा सटीक यहाँ पे लगेगा अपन को, है ना। 10वां प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र हैं, तो ये सूत्र धराचार्य से बनाया हुआ है, x बराबर -b ± कोष्टक में b² - 4ac/2a, ये मूल निकालने का सूत्र है ना द्विघात समीकरण के, तो ये धराचार्य जी ने बनाया है। 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि b² - 4ac = 0 तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब ये विभक्ति कर का मान 0 होता है समीकरण के मूल बराबर होते हैं, है ना, तो यहाँ पे दोनों मूल बराबर होंगे। 12वां प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसके लिए अपन को विभक्ति कर निकालना पड़ेगा, तो विभक्ति कर निकालेंगे तो a b c के मान यहाँ पे चाहिए होंगे, तो a का मान 1 है, यहाँ पे b का मान 1 है और c का मान ऋण 1 है, तो विभक्ति कर के सूत्र में रखेंगे मान b² - 4ac में, तो अपन को यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है और 5 0 से बड़ा होता है, तो इसके मूल निश्चित है वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पे अपन लोग सही जोड़ी पे आते हैं, सही जोड़ी में क्या दिया है वो अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही जोड़ी में लिखा है यदि किसी द्विघात समीकरण में विभक्ति कर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि ये वाला जो पहला वाला हिस्सा ये 12 नंबर से मैच करेगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। दूसरा वाला है यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं, जब मूल समान होते हैं तब क्या होगा, तभी विभक्ति कर का मान 0 होगा, b² - 4ac = 0, तो मतलब आ नंबर से ये मैच करेगा।
तीसरा वाला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल क्या होंगे। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन लोग हल करेंगे तो ये एक बार प्लस में लिखा होगा, एक बार माइनस में लिखा होगा। तो एक्स प्लस 1 अपन को -1 मूल देगा और एक्स माइनस 1 अपन को प्लस का 1 मूल देगा। तो इससे दो वैल्यू निकलेंगी, एक 1 और -1। तो ये सा नंबर का इससे सही होगा, है ना। चौथा है द्विघात समीकरण के मूल। तो इससे अपन जब 0 के बराबर पार्टिकुलर इनको रखेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो x का मान 0 आएगा और x का मान इससे 3 आएगा। तो 0 और 3 इसके मूल होंगे। तो ये आएगा ई नंबर से मैच करेगा, है ना। पांचवा है द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो जब ये अपन देख रहे हैं कि ये वर्ग है यहाँ पर इस फैक्टर में, यानी कि ये फैक्टर 2 बार आएगा सेम, तो दोनों से मान 3 निकलेंगे। इसका मतलब पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो दा से मैच करेगा, है ना। अब 14 प्रश्न यहाँ पे आता है और 14 प्रश्न में अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एक शब्द में उत्तर अपन को बताना है, एक वाक्य में उत्तर अपन को बताना है इन प्रश्नों के। तो पहला है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, कैसे करिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त कर होता है। तो इसका अपन को उत्तर लिखना होगा विभक्त कर। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा यहाँ पर आता है, दूसरा वाला जो आता है वो प्रश्न वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विभक्तिकर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है ना। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान ऋणात्मक हो, जब ऋण का मान होता है व्यक्तिकर का मान, तो मूल वास्तविक नहीं होते, है ना। तो यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, ये इसका आंसर होगा। चौथा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। जब धनात्मक होता है व्यक्तिकर का मान, तो यहाँ पे मूल वास्तविक और भिन्न लिखना होगा। पांचवा प्रश्न जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण को जो मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। इसको बच्चों को याद कर लेना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। छठवा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो विभक्तिकर का जो फार्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सातवां प्रश्न यहाँ पे आता है, इसमें लिखा है कि यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्तिकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो मूल कैसे होंगे। और विभक्तिकर का मान अगर धनात्मक रहता है तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो यहाँ वास्तविक और भिन्न आपको लिखना होगा। आठवां प्रश्न यहाँ पे आता है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि मूलों का योगफल माइनस के b बटे a होता है। तो यहाँ b का मान चूंकि 4 है तो माइनस के b यानी कि माइनस के 4 हो जाएगा, है ना। a का मान यहाँ पे 1 है तो माइनस के 4 ही आएगा इसका, है ना। नवा प्रश्न जो है इसमें कह रहे हैं कि इसके मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल होता है c बटे a अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ पे c बटे a आएगा, c का मान 6 है, a का मान 2 है, तो c बटे a 6 बटे 2 यानी कि 3 आएगा। तो मूलों का गुणनफल 3 यहाँ पे आएगा, है ना। 10वां जो प्रश्न है समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाएगा वो। जब समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी तो वो वर्ग समीकरण कहलाएगा या फिर द्विघात समीकरण कहलाएगा। दोनों लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण कहलाएगा। 11वां जो प्रश्न है क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है। नहीं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं है और इसको 0 के बराबर रखने पर द्विघात समीकरण बनता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। 12वां जो है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के मूल क्या होंगे। तो जब इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे, जो शुरू वाला है a और c का जो मान है उनका मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा। तो गुणा 12 होना चाहिए और योग 7 होना चाहिए। ऐसे नंबर अपन लोग ढूंढेंगे तो वो 4 और 3 होंगे, है ना। तो इसको 4 और 3 में तोड़ लेंगे, 7 को 4 और 3 में जोड़ेंगे तो ये फैक्टर बन जाएंगे और इसका मान 3 बटे 2 और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन लोग ये मूल पता कर लेंगे, 3 बटे 2 और 2, है। 13वां प्रश्न है वर्ग समीकरण के मूलों का योग कितना होता है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर चूंकि ए व सी के मान अलग तरीके से फैक्टर दिए गए हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान c है और सी का मान b है यहाँ पर। तो मूलों का योगफल होता है क्या माइनस के b बटे a, तो माइनस के c हो जाएगा यहाँ से, है ना। ध्यान से अपन को करना है इसको, है। अब आते हैं 70 वाले प्रश्न।
तो 70 वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, गलत बात है। सिर्फ 2 ही होते हैं, तो ये असत्य कथन कहलाएगा पहला। दूसरा है समीकरण x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल 0 माइनस 1 होंगे। तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो x का मान 0 आएगा और x का मान 1 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या दिए हैं 0 और -1, तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। तीसरा है समीकरण के मूल समान होंगे, है ना। तो समीकरण के मूल समान होंगे तो अपन लोग चेक कर लेते हैं व्यक्तिकरण निकाल कर b² माइनस 4ac से। तो b² माइनस 4ac का मान निकाला तो कितना आया, तो वो 0 आ गया। इसका मतलब इसके मूल समान होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा है ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, नहीं ये तो एक समीकरण है, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो रही है, यानी असत्य कथन है। पांचवा प्रश्न है वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, नहीं वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 ही होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे असत्य आएगा। छठवां जो प्रश्न आता है वो देखते हैं x² माइनस 1 इक्वल टू 0 में x के मान 0 और 1 है। तो जब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो इससे 2 मान ऑब्टेन होंगे, x का मान प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ पर, और जहाँ पे दिए 0 1, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, असत्य कथन। सातवां प्रश्न आता है जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्तिकर d बराबर 0 होता है, सही बात है, विभक्तिकर का मान 0 आता है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। आठवां प्रश्न है कि मूलों का योगफल 2 है, तो अपन देख सकते हैं इसमें जब मूलों का योगफल निकालेंगे तो माइनस के b/a आएगा, यानी 4/2 आएगा ऋण के, मतलब इससे ऋण का 2 आएगा, जबकि क्या कह रहे हैं ये 2 कह रहे हैं, यहाँ ये स्टेटमेंट ये गलत है, असत्य कथन। नवा प्रश्न देखते हैं वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरियन द्वारा की है, तो गलत बात है, इसका सूत्र तो श्रीधराचार्य ने बनाया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, नवा असत्य है। 10वां प्रश्न है वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, गलत बात है, वर्ग समीकरण के केवल 2 ही हल होते हैं, तो ये गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है। 11वां जब d का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, सही बात है, d का मान 0 के बराबर हो तब भी मूल वास्तविक होते हैं, d का मान जब 0 से बड़ा हो तब भी मूल वास्तविक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से अपन लोग इन चीज़ों को समझेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तो निश्चित है अपन लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे तरह से वार्षिक पेपर में कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और टीचर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छात्रों में जो कक्षा 10 में बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें इससे बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।